morning, dear student. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class second. As you know, we revise our syllabus. So today we revise lesson 9, and name of our lesson is Right and Wrong in English reader. Lesson 9, Right and Wrong. So let's start. So first of all, I taught the summary of this lesson, right and wrong. इसमें बताया गया God can not be everywhere physically. जो God है, भगवान जिसे हम कहते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है. तो इसीलिए उन्होंने किसे बनाया है? मदर को बनाया है, जो कि हम इस धरती में हमारा बच्चों का, अपने बच्चों का, हम सब का इतना अच्छा ख्याल रखती है और उस पर कोई भी आँच नहीं आने देती है. कोई मुसीबत आने से पहले वो वहाँ उसका सामना करने के लिए माँ खड़ी रहती है. इसलिए भगवान ने उन्हें बनाया है. तो इस चैप्टर में वही बताया गया है. अगर वही माँ एक बच्चे को ये ना बताए कि ये सही क्या है और गलत क्या है, तो वो बच्चे के साथ क्या होता है, ये इस चैप्टर में बताया गया है. एक लड़का था, अ बॉय कॉल्ड श्याम, जिसका नाम क्या था? श्याम था. वो बचपन में जो भी करता, उस दिन एक दिन जब वह छोटा था, तो उसने एक पड़ोसी के घर से चम्मच चुराई. तो उसकी जो माँ थी, उन्होंने उसे मना करने की बजाय, उसे बताने की बजाय कि बेटा नहीं, ये गलत है, उन्होंने उस बात को सराहा. उन्होंने कहा, वाह, मेरा बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है, कीप इट अप, इसे करते रहो, और इतनी चालाकी तो कोई दूसरा कर नहीं सकता. ऐसा कहकर वो उसको और बढ़ावा देती है. तो बच्चा, तो जैसे हम जानते हैं बच्चा होता है, वो उसे नहीं पता होता कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी ख़राब. उसे जिस तरफ मोड़ा जाता है, वो उसी तरफ चलता है. तो वो अपनी इस आदत को, और जैसे जैसे बड़ा होता है, तो वो सुधारने की बजाय और इस आदत के आदी हो जाता है, और उसे छोटी चम्मच से शुरू हुई एक बात, वो अब बड़ी हो चुकी होती है. तो अब वो बड़ी बड़ी चीज़ों को चुराने में, डकैती करने में, इन सब में इंटरेस्ट लेता था. तो इसी तरह एक दिन जो वहाँ का राजा था, उन्होंने उसको पकड़ा और उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है. तब उसे अनाउंस किया जाता है कि पब्लिक के सामने उसको फांसी दी जाएगी. तो सभी लोग उसकी फांसी के दिन उसको देखने आते हैं. तो वहीं भीड़ पे उसकी माँ भी होती है. तो वो उस टाइम राजा से रिक्वेस्ट करके अपनी माँ के पास जाता है, और वो माँ के पास जाता है तो उसकी माँ सोचती है कि ये मुझसे कुछ बात करेगा, लेकिन वो उसके पास जाकर उसके कान को काट देता है, और वो चिल्लाती है. तो लोग जो आसपास बैठे थे, वो उसको धक्का दे देते हैं और पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम. तब वो बताता है कि यही जो आज हो रहा है, इसकी वजह यही है, ये मेरी माँ है, जिसकी वजह से मैं आज फांसी पर चढ़ने जा रहा हूँ. बचपन में मैंने जो भी किया, इन्होंने कभी मुझे गलत और सही के बारे में नहीं बताया. मैंने बचपन में एक चम्मच चुराई थी, जब इन्हें मुझे रोकना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मुझे रोकने की बजाय मुझे और इनकरेज किया, मुझे और बढ़ावा दिया. तो मैं इन चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर सका, तो आज मैं इसलिए ऐसा बन गया. तो इन सब की वजह वो अपनी माँ को बताता है, और माँ ये सब सुनकर बहुत दुख होता है उन्हें, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और उन्हें फ़ील होता है कि उन्होंने गलती की. पछतावा होता है कि जो भी किया, अब उस गलती की सज़ा मेरे बेटे को मिल रही है. लेकिन अब टाइम निकल चुका था, अब जो भी होना था वो रिज़ल्ट था. इसलिए हमें ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है कि जो कर रहे हैं हम, वो सही है या नहीं है, और ये सब बताने वाले हमारे माता पिता हैं. इसलिए हमें अपने बड़ों की, मम्मी पापा की, सबकी बात माननी चाहिए. यही इस चैप्टर में दिया हुआ है. सो टुडे नाउ वी स्टार्ट द book exercise
of this lesson. So let's start. Exercise A है choose the correct option. Correct option choose करने हमें. श्याम had stolen a dash from neighbor's house. श्याम ने क्या चुराया? neighbor's house से, पड़ोसी के घर से पेन, रुपीज़, स्पून या पेंसिल. तो उसने क्या चुराया था? स्पून चुराया था. तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. टिक ऑन ऑप्शन सी, दैट इज़ स्पून. सेकंड है हमारा ही बिकेम डैश डेकोट. वो कैसा डकैती डाकू बन गया? काइंड, मिसचियर, वस ड्रेडेड या फियरफुल. तो वो कैसा बन गया? ड्रेडेड डेकोट बन गया. ड्रेडेड डेकोट. ओके, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. टिक ऑन ऑप्शन सी, दैट इज़ dreaded. थर्ड इज़ ही वॉज ऑर्डर टू बी डैश बाय द किंग. क्या ऑर्डर किया गया, क्या आदेश सुनाया गया राजा के द्वारा उसे देने का? किस्ड, जेल्ड, फाइंड या नन. तो इसमें से कोई भी ऑर्डर नहीं किया था किंग ने, तो नन. ऑप्शन डी, दैट इज़ नन, इज़ ट्रू. टिक करोगे ऑप्शन डी पे, दैट इज़ नन. नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स. फिलअप्स हैं. व्हेन श्याम स्टोल हिज मदर डैश हिम. जब श्याम ने स्टोल चुराया तो उसकी माँ ने क्या किया? स्कोल्डेड या इनकरेज्ड. तो उसकी माँ ने क्या किया? इनकरेज्ड किया. इनकरेज्ड लिखोगे, उसे बढ़ावा दिया. इनकरेज्ड, राइट हेयर इनकरेज्ड. क्या लिखोगे? इनकरेज्ड. उसे क्या किया? और प्रोत्साहन दिया और बढ़ावा दिया. सेकेंड ऑप्शन फिलअप सेज इट बिकम हिज डैश टू स्टेल. ये उसकी क्या बन गई? हैबिट बन गई. क्या बन गई? हैबिट. इट बिकम हिज हैबिट टू स्टिल. चीज़ों को चुराना उसकी हैबिट बन गई. क्या लिखोगे? हैबिट. फिल हेयर हैबिट. थर्ड इज़ हिज मदर वॉज डैश व्हेन ही वॉज टू बी हैंग्ड. उसकी मदर क्या कर रही थी जब उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा था? तो हिज मदर वॉज क्राइंग. क्या लिखोगे यहाँ पे? क्राइंग बेटा. क्राइंग. फिल हेयर क्राइंग. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ. हिज मदर वॉज फिल्ड विथ डैश. उसकी माँ किससे भर गई? रिग्रेट यानी पछतावे से भर गई. उसे अब पछतावा हो रहा था कि जो किया उसने गलत किया और ऐसा नहीं होना चाहिए था. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सी, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी फिल करेंगे एंड फॉल्स के लिए एफ राइट करेंगे. फर्स्ट है हमारा श्याम्स मदर वॉज सैड व्हेन ही स्टोल अ स्पून. श्याम की मदर सैड यानी दुखी हुई जब उसने एक चम्मच चुराई. तो दिस ऑप्शन इज़, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. उसकी माँ ने उसे और बढ़ावा दिया, वो खुश हुई ना कि दुखी हुई. तो क्या लिखोगे? फॉल्स. क्या करोगे? फॉल्स. राइट हेयर एफ. सेकेंड इज़ नो वन केम टू सी हिज पनिशमेंट. कोई भी उसकी पनिशमेंट, उसकी सज़ा देखने नहीं आया. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स. सभी लोग उसकी सज़ा को देखने के लिए आए थे. तो राइट करोगे फॉल्स. राइट हेयर फॉल्स. एफ फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड है हमारी द किंग ऑर्डर्ड हिम टू बी रिवॉर्डेड. किंग ने उसे रिवॉर्ड यानी इनाम देने का आदेश दिया. तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स. राइट हेयर एफ. रिवॉर्ड देने का उसने कोई आदेश नहीं दिया था, उसे हैंग करने का, फांसी पे लटकाने का आदेश दिया था. तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. राइट हेयर एफ. फोर्थ है हमारा श्याम क्यूरिज्ड हिज मदर टू मेक हिम व्हाट ही वॉज. श्याम अपनी माँ को कोसने लगा जो भी उसके साथ आज हो रहा था, जो भी आज वो है, वो किसकी वजह से था? उसकी मदर की वजह से था. तो श्याम क्यूरिज्ड हिज मदर टू मेक हिम व्हाट ही वॉज. जो आज वो था उसके लिए वो अपनी माँ को कोसने लगा. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. राइट हेयर टी. ट्रू for true statement. Okay dear student, do this
questions, question exercise A, B and C in your Fair English Reader notebook and learn them properly for your exams. Thank you. Have a nice day. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपको बुक में क्वेश्चंस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनमें वर्ड प्रॉब्लम है। आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी कि मैंने क्या लिखा क्या नहीं, इसलिए मैं आपको बुक में समझा रही हूँ। थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझे। एक्सरसाइज 5.7 वर्ड प्रॉब्लम। 9 boys want to buy books from the book seller. Each brought 17 books. देखिए क्या है, 9 जो बॉयज़ हैं, 9 बच्चे हैं, वो बुक खरीदने के लिए बुक सेलर यानी एक बुक डिपो पर जाते हैं। ओके, इट्स ब्रॉट 17 बुक्स। वो एक बच्चा 17 बुक्स खरीदता है। ओके, तो हाउ मैनी बुक्स डिड दे बाय ऑल टुगेदर मतलब जो 9 बच्चे हैं उन्होंने टोटल कितनी बुक्स खरीदी। तो क्या करेंगे, इधर देखिए, 1s 10s 100 कितनी बुक्स खरीदी है एक बच्चे ने, 17। टोटल बॉयज़ कितने हैं, 9। मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की टेबल 7 टर्म्स तक पढ़ेंगे। 9 7 जा 63, 63 का 3 इधर, 6 ऊपर कैरी, 63 का 3 इधर, 6 ऊपर कैरी। 9 की टेबल 1 टर्म तक, 9 1 जा 9, 9 में 6 ऐड करेंगे, 10 11 12 13 14 15। क्या हो गया, 15। आंसर क्या आया हमारा, 153। क्या आया है, 153। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचर गिव इच pipes 8 beats. If they were 26 pipes, how many beats did the teacher give pipes? एक अध्यापक है जो 8 बीट्स मतलब 8 बीट्स है और हर बीट्स में 26 पाइप्स है। ठीक है, तो हाउ मैनी बीट्स डिड द टीचर गिव अस पाइप। वो पूछना है कि टोटल कितने पाइप्स है। 8 बीट्स है और एक बीट में 26 पाइप्स है और टोटल कितने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए, 1s 10s 100 कितने पाइप्स हैं हमारे पास, 26। 8 में कितने हैं, एक में कितने बीट्स, 8। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की टेबल 6 टर्म तक, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। 48 का 8 इधर, 4 ऊपर कैरी, 8 की टेबल 2 टर्म्स तक, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में 4 ऐड करेंगे, 17 18 19 20, 20 यहाँ लिख दिया। क्या आंसर आया हमारा, 208। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इधर ये आंसर लिखा हमने यहाँ पे, 208 बीट्स। द टीचर गेव 208 बीट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए ग्रैंडलैंड हैज़ 226 फ्लोवर्स मतलब ये देखना 3 डिजिट की हो गई है, यहाँ पे डिजिट 3 डिजिट में चल रही है, ऊपर 2 में थी, अब यहाँ 3 में आ गई। ओके, ए ग्रैंडलैंड has 226 flowers. How many flowers will be required for such grandland? देखिए क्या बता रहा है, देखिए एक माला है, उसमें 4 रिपीट्स हो रहे हैं, मतलब 4 जो फ्लावर्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखिए हर फ्लावर 4 बार रिपीट हो रहा है, जैसे रेड 1 2 3 4, ऐसे ये पूछ रहा है 4 बार रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें पूछना है कि टोटल फ्लावर्स कितने हुए, 1s 10s 100, 226 मल्टीप्लाई 4 की टेबल सिस्टम तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 24 का 4 यहाँ 2 पर कैरी, 2 की टेबल 2 टर्म्स तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 8, 8 में 2 कैरी ऐड करेंगे, 9 10, 10 का 0 यहाँ 1 कैरी,
4 की टेबल 2 टर्म्स तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 कैरी 9, 904। कितने फ्लावर्स हो गए? 904। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर, देखिए, देयर आर 101 टॉयज इन ए पैकेट। पैकेट में कितने खिलौने हैं? 101। हाउ मैनी टॉयज आर देयर इन 9 सच पैकेट। एक पैकेट में 101 टॉयज है, 9 पैकेट में कितने टॉयज है ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? 1 10 100, 109 मल्टीप्लाई 9, 9 की टेबल 1 टर्म तक, 9 1 जा 9, 9 की मल्टीप्लाई 0 से। आप लोगों को बता रखा है 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो 0। ओके, फिर नेक्स्ट है 100 से मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9। क्या आंसर आया हमारा? 999, सॉरी 909। देखिए, देयर आर 909 टॉयज इन 9 सच पॉकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोया बाय 6 पैकेट्स फॉर पेपर। जोया एक लड़की का नाम है जो 6 पैकेट खरीदती है पेपर्स के। इस पैकेट्स हैज़ 150 सीड्स, मतलब एक पैकेट में 150 सीड्स हैं। हाउ मैनी सीड्स डज ही हैव, मतलब उसके पास टोटल कितनी सीड्स हुई। ओके, 1 10 100, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6 से। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आपको बता रखा है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। 0 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो 0 आएगा। नेक्स्ट है 6 की टेबल 5 टर्म तक, ठीक है। 6 5 जा 30, 30 का 0 0, 3 ऊपर कैरी, 100 पे कैरी जा रहा है, ध्यान रखना। ये 1s की मल्टीप्लाई हो रही है तो 100 पे कैरी जाएगा। अब 6 1 जा 6, 6 में 3 ऐड करेंगे, 7 8 9। क्या आंसर हमारा आया? 900। जोया हैज़ 900 सीड्स, मतलब उसके पास टोटल पेपर कितने हो गए? 900। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कार हैज़ 4 wheels, how many wheels will be required for 152 cars। देखिए क्या कह रहा है, जो एक कार होती है उसमें 4 टायर होते हैं। ओके, तो 152 कार्स में कितने टायर होंगे ये पूछ रहे हैं। तो देखिए इधर ये क्या करते हैं हम, 1 10 100, 152 मल्टीप्लाई 4, 4 की टेबल 2 टर्म्स तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। देखिए 4 की टेबल 2 टर्म्स तक 8, 4 की टेबल 5 तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 की 1 टर्म तक, 4 1 जा 4, 2 ऐड करेंगे, 5 6 608। ओके, तो क्या आया? 608 व्हील्स will be required for 152 cars। कितनी टायर चाहिए हमें 152 कार्स के लिए? 608। ओके, देखिए ये एक क्वेश्चन बचा है जो आपको करना है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको खुद करना है, इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। थैंक यू। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उनको दोबारा देखें और नोटबुक में साथ साथ करते रहें। Very good morning dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we revise our syllabus for our essay 1 exam. So today we revise chapter 12 air. Chapter 12 in science. Name of our chapter is air. Dear student, you know air means हवा,
हवा क्या होती है? जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। एयर कैसी होती है? इनविजिबल होती है, बट उसका अपना वेट होता है एंड वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। विदाउट एयर आवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। सो डियर स्टूडेंट, today we revise this chapter, so let's start. So dear student, today we revise HOTS question of chapter 12, question based on higher order thinking skill, that is HOTS question number 7 of your textbook. Question 7, a kite flies better on a windy day, why? क्वेश्चन है हमारा, जो हम काइट फ्लाई करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, वो हम कब बेटर होता है? विंडी डे पे, जब जिस टाइम हवा चल रही हो उस समय काइट फ्लाइंग अच्छा होता है। क्यों? आंसर इज़, राइट करोगे आंसर, बिकॉज विंड फ्लोइंग प्रोड्यूस सम फोर्स विच हेल्प इन फ्लाई काइट। क्योंकि जो विंड जब फ्लो होती है, विंड चलती है, तो वो एक क्या प्रोड्यूस करती है? फोर्स प्रोड्यूस करती है, जो कि काइट को फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करता है। जब हम किसी चीज़ को उड़ाएंगे, उसमें उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो वो और अच्छे से उड़ेगा। इसलिए उस काइट फ्लाइंग किस टाइम अच्छा होता है? विंडी डे में अच्छा होता है। सो नाउ आई रिपीट दिस question answer once again, because wind flowing produce some force which help in fly kite. Okay, next question is question 8. Question 8 क्या है हमारा? why is it good to cover our mouth while coughing and sneezing? I repeat once again, why it is good to cover our mouth while coughing and sneezing? जब हमें सर्दी जुखाम हो रहा हो तो क्यों अच्छा होता है अपने माउथ को कवर करके स्नीजिंग या कफिंग हो, खांसना या क्या हो, अगर छींक आए तो कवर कर ले, तो वो क्यों अच्छा होता है? क्वेश्चन इज़ वाई इट इज़ गुड। ये क्यों अच्छा है कि हम अपने माउथ को कवर करें जब हमें कफिंग और स्नीजिंग यानी सर्दी जुखाम हो या कुछ खांसना या छींकना हो, तब हम अपने माउथ को कवर करके रखते हैं। ये ऐसा क्यों अच्छा है? तो आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज व्हेन ए पर्सन स्नीज जम्प्स फ्रॉम हिज बॉडी मिक्सड विद द एयर अराउंड, जो कि इस टाइम चल रहा है। टाइम कैसा चल रहा है? कोरोना का। तो इस टाइम हमें इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिकॉज व्हेन ए पर्सन स्नीज, जब कोई आदमी, कोई इंसान छींकता है, स्नीज करता है, तो जम्प्स फ्रॉम हिज बॉडी मिक्सड विद द एयर अराउंड, तो जो उसकी बॉडी में जम्प्स होते हैं वो बॉडी से बाहर आते हैं और वो एयर के साथ या किसी दूसरी बॉडी के साथ मिक्स्ड हो सकते हैं। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई रिपीट दिस आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये प्रेजेंट टाइम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। बिकॉज व्हेन ए पर्सन स्नीज जम्प्स फ्रॉम हिज बॉडी मिक्स्ड विद द एयर अराउंड, क्योंकि जब कोई इंसान छींकता है तो उसकी बॉडी में जो जम्प्स होते हैं वो बॉडी से बाहर आते हैं और बाहर आके कहाँ मिक्स होते हैं? वो एयर में मिक्स होते हैं और उसी एयर में दूसरा जो हेल्दी पर्सन होता है वो भी ब्रेथिंग कर रहा रहता है, तो वो ब्रेथिंग के थ्रू उस बॉडी में जाके उसको भी अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपना माउथ और नोज़ कवर करना चाहिए जब हमें स्नीजिंग या कफिंग हो। तो once again I repeat this question, because when a person sneezes, germs from his body mixed with the air around. Next question is question number 9. How can we show that air occupies space and has weight by using a football?
हाउ कैन वी शो दैट, हम किस तरह से शो कर सकते हैं कि एयर ऑक्यूपाई करती है स्पेस, एयर जगह को घेरती है और उसका भार भी होता है, वेट भी होता है। एक फुटबॉल का यूज करके हमें ये शो करना है। तो बेटा राइट करोगे आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर। टेक ए फुटबॉल एंड नोट इट्स वेट। नाउ deflates it and note its weight. Observe both the condition. क्या करना है? टेक अ फुटबॉल, हमें एक फुटबॉल लेना है एंड नोट इट्स वेट, और उसका वेट नोट करना है। नाउ इसके बाद डिफ्लैटेड इट, अब उसको क्या कर देना है? डिफ्लैटेड यानी उसकी हवा निकाल देनी है। एंड नोट इट्स वेट, अब उसका वेट फिर से नोट करना है। ऑब्जर्व बोथ द कंडीशंस, और अब हमने दो कंडीशंस अप्लाई करी। एक तो हमने उसका वेट लिया जब वो हवा से भरा हुआ था, और फिर उसकी हवा निकाल के उसका वेट लिया। अब इन दोनों कंडीशन को ऑब्जर्व करना है, समझना है, देखना है। कंडीशन वन में क्या होता है? शेप ऑफ योर football and shape after deflated football shows that air occupies space. फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि एयर में स्पेस होता है, यानी एयर में स्पेस नहीं होता, एयर स्पेस को घेरती है, एयर जगह को घेरती है। कैसे प्रूफ होगा? शेप ऑफ योर फुटबॉल, अपनी फुटबॉल का शेप देखो, एंड शेप आफ्टर डिफ्लैटेड फुटबॉल, और उस फुटबॉल का शेप देखो जो कि हमने बाद में हवा निकालने के बाद देखा, वो वाला देखो। शेप ऑफ योर फुटबॉल, अपनी फुटबॉल का वेट देखना है और शेप देखना है जब उसकी हवा हमने निकाल दी। शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, तो वो हमें क्या शो करेगा? कि एयर का स्पेस होता है, ये शो करेगा कि एयर का स्पेस होता है। किस तरह से? क्योंकि एक वो वाली फुटबॉल है जिसमें हवा है, वो पूरी गोल होगी और टाइट होगी। जब उसमें से हवा निकाल देंगे तो हम उसको छोटा या कोई भी आकार में मोड़ तोड़ सकते हैं। तो ये प्रूव करता है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर स्पेस को घेरती है। नेक्स्ट कंडीशन इज कंडीशन सेकंड। वेट ऑफ फुटबॉल एंड डिफ्लैटेड फुटबॉल शोज़ एयर हैज़ वेट। अब वेट के लिए हमें प्रूव करना है, क्या करोगे? वेट लोगे फुटबॉल का और दूसरा डिफ्लैटेड फुटबॉल का वेट लोगे, तो दोनों के वेट में डिफरेंस आएगा, वो हमें शो करता है कि वेट एयर का वेट होता है। क्या करना है हमें? एक तो फुटबॉल का वेट लेना है फर्स्ट, उसके बाद उसकी हवा निकालनी है और दोबारा उसका वेट करना है। तो देखोगे दोनों में किसका वेट ज़्यादा होगा? जिस बॉल में हवा भरी हुई थी उसका वेट ज़्यादा था। तो ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि एयर हैज़ वेट, एयर का वेट होता है। आई रिपीट अगेन, वेट ऑफ फुटबॉल एंड डिफ्लैटेड फुटबॉल शोज़ एयर हैज़ वेट। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आई। शेप के लिए हमें उसका आकार देखना है, पहले वो जैसी थी फुली हुई, और बाद में हवा निकालने के बाद हम उसको कम स्पेस में रख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है एयर स्पेस को घेरती है। और सेकंड कंडीशन में क्या है? फुटबॉल का वेट लेना है और डिफ्लैटेड फुटबॉल का वेट लेना है। दोनों ये शो करते हैं कि वेट एयर का अपना वेट होता है, क्योंकि जिस फुटबॉल में एयर भरी हुई थी वो वेट में हैवी होगी डिफ्लैटेड फुटबॉल के कंपैरिजन में। ओके डियर स्टूडेंट, लर्न दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा दूसरी में मैं पढ़ा रही हूँ आज पाठ 4 संज्ञा। हर एक वस्तु का कोई न कोई नाम होता है। नाम किसी का भी हो वह संज्ञा कहलाता है। तो बच्चों आपने देखा है कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो उपयोगी है या अनुपयोगी है, सभी का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, और जो नाम है वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। आइए कुछ नाम जाने। व्यक्तियों के नाम: महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, महावीर। तो ऐसे मतलब सभी व्यक्तियों के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक है। प्राणियों के नाम:
प्राणियों में जैसे कुत्ता, गाय, तोता, ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं। और वस्तुओं के नाम में जैसे साइकिल, कुर्सी, टीवी और भी बहुत सारी वस्तुएं होती है। स्थान का नाम दिल्ली, चिड़ियाघर, बगीचा और भी बहुत सारे नाम होते हैं इनमें। इमारत का नाम गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, चार मीनार। ठीक है। भाव का नाम जो हम महसूस करते हैं, भाव, खुशी, प्रेम, क्रोध। ठीक है। तो इस तरह से जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा बनेगी संज्ञा की? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जातिवाचक के बारे में बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, पूरे वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुर्गी, वैसे मुर्गियों की अलग अलग प्रजातियां होती है, लेकिन सभी को मुर्गी कहते हैं। ठीक है। तो मुर्गी जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। शेर, शेर की भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, लेकिन सभी को क्या कहते हैं? शेर। ऐसे ही ऊंट, ये भी पूरे वर्ग समूह का बोध करा रहा है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लड़का, वैसे सभी बच्चों का अलग अलग नाम होता है, सभी लड़कों का अलग और अलग अलग नाम होता है, और वैसे सभी को क्या कहते हैं? उनकी संपूर्ण जाति को कहते हैं लड़का। ऐसे ही हाथी, मेज़, ये सभी क्या है? विशेष वर्ग या समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष नाम का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष नाम, चाहे वो नाम किसी का भी हो। जैसे भगत सिंह, गौतम बुद्ध, कुतुब मीनार। भगत सिंह एक विशेष व्यक्ति का नाम है, गौतम बुद्ध भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, कुतुब मीनार एक विशेष इमारत का नाम है, ऐसे ही लाल किला भी विशेष इमारत का नाम है, मोहिनी एक लड़की का नाम है, हिंदी अमराई एक पुस्तक का नाम है। ऐसे ही किसी का नाम हो, ठीक है, विशेष नाम, उनका अपना स्वयं का नाम, वो सभी किसके अंतर्गत आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम है, इसलिए ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी गुण, दोष, अवस्था या मन के भाव का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द गुण, दोष, अवस्था या मन के भाव का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, दुख, बुढ़ापा। ठीक है। तो ये सभी क्या है? जिनको हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया। आप सभी को एक बार फिर से अपनी पुस्तक से इस पाठ को पढ़ना है और संज्ञा की परिभाषा, इसके कितने प्रकार होते हैं, इन प्रकारों के नाम, इनकी परिभाषा, ये सभी आपको याद करनी है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।